परम शांति। वेलकम बैक क्लास 10 टू आवर चैनल पावरलाइट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस में फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने प्रकार की केमिस्ट्री में आपकी क्लास 10th के सिलेबस में रिएक्शंस दी गई हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कि कुछ केमिकल्स का मिक्सचर हो रहा होगा, वो आपस में जुड़ रहे होंगे। तो डेफिनेशन भी इसकी यही है कि जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स, फिर से सुनिएगा, when two or more than two chemicals combine together to form a new product, जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में जुड़ के कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो कोई है केमिकल ए और दूसरा आपके पास केमिकल बी, और ये दोनों मिलके एक नया केमिकल बना रहे हो ए एंड बी, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कोयले का जलना, कोयला जिसे कार्बन से डिनोट किया जाता है, और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये जलना शुरू कर देता है और गैस मींस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन हम देख लेते हैं, सी कार्बन मींस कोयला, ये अभी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ही ये ऑक्सीजन मींस O2 गैस के कांटेक्ट में आता है और इसे जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में गैस बनके इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप इधर देख के ही समझ सकते हो, आपके पास एक जो हमारा तत्व है, एक रिएक्टेंट है कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन गैस जो गैसियस फॉर्म में है। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनसे एक नया प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है, जिसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नाम से जाना जाता है। ये कोयले के दहन की प्रक्रिया भी है। इस प्रोसेस में कोयला जलता है, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप सभी ने पढ़ा है, किसी भी परिस्थिति में जलने के लिए या दहन की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो ऑक्सीजन गैस प्ले करती है। इसलिए यहाँ पर कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, और यही रीजन है कि कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जलना शुरू करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है पानी। पानी के लिए हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में से देखा जाता है, और दूसरी है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ये दोनों क्या है? गैसियस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। अब इन दोनों के मिक्सचर से बनता है वाटर H2O, और ये किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ ब्रैकेट में नीचे में इनकी अवस्थाओं को बता रही हूँ, कौन सी गैसियस फॉर्म में है, कौन सी सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, जिससे आपको ये रिएक्शन और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अवस्थाओं में भी परिवर्तन देखा जाता है, स्टेट्स भी चेंज हो जाती है। इसीलिए आपको रिएक्शंस के थ्रू और क्लियर हो जाएगा कि जब दो केमिकल्स जो अलग अलग अवस्थाओं के हैं, जब ये आपस में मिल रहे हैं, तो इनकी कुछ नई अवस्थाएं बन रही है। ओके, तो इधर हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस फॉर्म में, लेकिन ये दोनों मिलके जब जल का रूप लेते हैं, तब ये गैस के रूप में ना होकर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व मिलके कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन भी है, दो ऑक्सीजन भी है। इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 यूज करेंगे, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 2 4। और यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, चलिए देखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में।
नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपने संयोजन में पढ़ा, जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में जुड़कर कुछ नया प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, उसे हम संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है जब कोई केमिकल या कोई रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा केमिकल्स में अलग अलग स्टेट में फॉर्म कर लेता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, जब भी कोई केमिकल टूट के अलग अलग रिएक्टेंट से अलग अलग केमिकल्स में कन्वर्ट होता है, उसे हम डीकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आपके पास कोई केमिकल था एक्स वाई, या किसी भी प्रोसेस या किसी कंडीशंस, अभी हम 3 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उन कंडीशंस के कारण अगर ये एक्स और वाई दो अलग अलग प्रोडक्ट में या दो अलग अलग केमिकल्स में विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं, तब इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो है ऊष्मा के कारण। ऊष्मा के कारण अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। ऊष्मा को इंग्लिश में कहा जाता है हीट। तो अगर हीट के कारण, जलाने के कारण किसी प्रकार का डीकम्पोजिशन या कोई केमिकल टूट रहा है, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डीकम्पोजिशन को कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। तो फिर से रिपीट करते हैं, हीट यानी ऊष्मा के कारण यदि कोई केमिकल टूट के दो अन्य या दो से ज्यादा केमिकल्स में विभाजित हो जाता है या उनमें बढ़ जाता है, उस प्रोसेस को थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब कि व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू मोर देन केमिकल प्रोडक्ट ड्यू टू हीट, यहाँ ध्यान रखना, हीट के कारण अगर वो टूट रहे हैं, देन इस प्रोसेस को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है CaCO3। इसका जो फुल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे बोला जाता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूने का पत्थर जो आपने देखा होगा उसे कहा जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइमस्टोन। तो CaCO3 को जब हीट किया जाएगा, ये हीट की मात्रा बहुत ज्यादा है, आमतौर जो आप घरों में देखते हो उससे भी ज्यादा है ये हीट की मात्रा। तो CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन को जब हीट किया जाता है, मीन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, तब यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मीन्स बिना बुझा चूने में, क्विक लाइम में ये कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक सिंगल केमिकल है और ये टूट के दो केमिकल्स में विभाजित हो रहा है, और ये किसके कारण हो रहा है? हीट के कारण हो रहा है। तो जब भी कोई केमिकल हीट के कारण टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में विभाजित हो जाए, उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये केमिकल इक्वेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन की सेकेंड टाइप रिएक्शन में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और पार्ट है, एक और टाइप है, जिसे हम विद्युत के द्वारा होने वाला डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी किसी केमिकल को विद्युत के द्वारा, मतलब उसमें हैवी इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करके उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ें, कोई भी केमिकल को हैवी इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करने के बाद अगर उसे अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, तब उसे हम तब उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वैद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए,
विद्युत के द्वारा या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है, या कोई केमिकल को तोड़कर दो या दो से ज्यादा उत्पाद में कन्वर्ट किया जा रहा है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विद्युत वियोजन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, नमक NaCl को जब हीट किया जाता है तब सोडियम के एटम्स अलग हो जाते हैं और क्लोरीन गैस के फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। अब इस रिएक्शन को पहले मैं बैलेंस कर देती हूँ। चलिए, अब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस की कैसे होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक बीकर में नॉर्मली वाटर लिया जाता है जिसमें नमक को घोल दिया जाता है। अब नमक के कण जो इस पानी में प्रेजेंट है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, इलेक्ट्रोड्स जिससे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्जेस के थ्रू इनमें करंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। जब इन इलेक्ट्रोड से इनमें करंट, ये पानी के मॉलिक्यूल्स में या NaCl में जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो करंट के कारण NaCl के जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। NaCl के बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर सोडियम सारा इस इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाएगा और जो क्लोरीन गैस होगी वो दूसरे इलेक्ट्रोड से होती हुई गैस बनके इवेपोरेट हो जाएगी। नमक जो दो अलग अलग एटम से मिलकर बना था, एक था सोडियम और दूसरा था क्लोरीन, ये आपस में टूटेंगे, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन भी अलग गैस बनके इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये हुई थी इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण। ये पूरी प्रोसेस इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा आपने देखा किस प्रकार से बीकर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके कारण पूरे जो अलग अलग इसके पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो गए। तो ये प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड और लास्ट जो टाइप है वो है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे प्रकाशीय वियोजन भी कहा जाता है। फोटोलाइसिस, आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सुनी होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सनलाइट। सेम हियर, आप उससे इसे कनेक्ट कर सकते हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस सनलाइट के द्वारा हो, कोई भी केमिकल अगर सनलाइट के द्वारा टूट के ब्रेक हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। जब आप इसको फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं तो जैसे ही ये सनलाइट में आता है या धूप में जैसे ही ये आता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस बनके इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। मैं इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जैसे ही सनलाइट के सामने आता है, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस बनके इवेपोरेट हो जाती है। आपने वो छोटे कैमरे देखे होंगे ना, जिसमें से क्लिक करने का नीचे से इमीडिएट फोटो निकलती है, उसको ऐसे हवा में करते हैं या धूप में दिखाया जाता है, या कुछ रील्स होती हैं उनको धूप में लाया जाता है तो अलग फोटो क्लियर हो जाती है और ब्रोमीन उसमें से इवेपोरेट हो जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड। इसका यूज फोटोग्राफी के लिए नहीं होता, कंफ्यूज मत होना। सिल्वर क्लोराइड को भी जब आप सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो जाती है। और यही रीजन है कि चांदी काली क्यों पड़ती है। चांदी काली इसलिए पड़ती है क्योंकि वो जैसे ही सन के कांटेक्ट में आती है तो उसमें से क्लोरीन अलग हो जाती है और सिर्फ सिल्वर बचती है, उसमें पूरा क्या हो जाता है, काला रंग चढ़ना शुरू हो जाता है।